नमस्कार, मैं रवीश कुमार। यूपी की राजनीति में विकास अकेला नहीं चल पा रहा है। इसे धक्का देने के लिए एक नया शब्द लाया गया है, विरासत। अरबी का शब्द है। शायद इसका इस्तेमाल इसलिए हो रहा है ताकि व से विरासत, व से विकास की तुकबंदी हो सके। गौर करने की बात है कि अब विकास रोजगार की बात नहीं करता है, महंगाई से परेशान जनता की बात नहीं करता है, अस्पतालों में डॉक्टरों के खाली पदों की बात नहीं करता है, विकास कस्बों के खस्ताहाल कॉलेजों और सरकारी स्कूलों की बात नहीं करता है, पेंशन की भी बात नहीं करता है। विकास की बात हो सके, इसके लिए भाषणों में विरासत का तड़का दिया जा रहा है ताकि श्रोताओं में ताली बजाने और नारे लगाने का जोश भरा जा सके। क्या विरासत इसलिए जुबान पर है ताकि धर्म का सीधे सीधे नाम लेने पर चुनावी आचार संहिताओं को ढोना ना पड़े? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विरासत और विकास की बात करने लगे हैं। हमारे यहां कुछ राजनीतिक दल ऐसे रहे हैं जिन्हें देश की विरासत से भी दिक्कत है और देश के विकास से भी दिक्कत है। देश की विरासत से दिक्कत इसलिए क्योंकि इन्हें अपनी वोट बैंक की चिंता ज्यादा सताती है। देश के विकास से दिक्कत इसलिए क्योंकि गरीब की, सामान्य मानवी की इन पर निर्भरता दिनों दिन कम हो रही है। विरासत से ध्यान आया कि भारत में विरासत की इमारतों और स्मारकों के रखरखाव का काम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई का है, संस्कृति मंत्रालय का है। 2020-21 के बजट में एएसआई के लिए 1246 करोड़ का बजट प्रस्तावित था, लेकिन इसमें संशोधित कर 30% की कमी कर दी गई। 1246 करोड़ से घटाकर 860 करोड़ हो गया। क्या आप जानते हैं कि विरासत को संभालने वाले संस्कृति मंत्रालय का बजट कितना है? जीडीपी का 0.0087%। संसद की स्थायी समिति की ही रिपोर्ट है कि जीडीपी के अनुपात में संस्कृति मंत्रालय का खर्चा घटता जा रहा है। 2020-21 के लिए भारत सरकार का खर्च जीडीपी का मात्र 0.0087% है। इतने कम पैसे में विरासत का विकास कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। भाषणों में कुछ भी हो सकता है। संस्कृति मंत्रालय ने संसद की स्थायी समिति को एक जवाब दिया है और कहा है कि 2020-21 के लिए मंत्रालय ने अलग अलग कार्यक्रमों के लिए 3,843 करोड़ का प्रस्ताव रखा, लेकिन वित्त मंत्रालय ने बजट में केवल 2,687 करोड़ के प्रस्ताव को ही शामिल किया। 1,155 करोड़ रुपए कम कर दिए गए। 26 जुलाई 2021 को संस्कृति विभाग पर संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट रखी गई है, जिसमें बताया गया है कि इमारतों के रखरखाव के लिए स्टाफ की जरूरत होती है, लेकिन एएसआई की दिलचस्पी पैसा ही नहीं होगा, इन खाली पदों को भरने की नहीं लगती है। कहा गया है कि एएसआई में 29% पद खाली हैं। स्थायी समिति ने पाया है कि 10 साल से एएसआई का अंडर वाटर विंग बंद पड़ा है। 1947 से आज तक बहुत कम इमारतों को केंद्र की सूची में डाला गया है, 10% से भी कम। आज ही लोकसभा में सरकार ने बताया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस के 2,474 पद खाली हैं। सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों को बचाकर रखने का काम जिस विभाग का है, उसके पास फंड नहीं है। ऐसी स्थिति में देश के बाकी स्मारकों की क्या हालत हो रही होगी, हमें इसका अंदाजा नहीं। मगर यूपी की राजनीति में विरासत का जिक्र एएसआई को बेहतर बनाने के लिए नहीं, बल्कि कुछ विरासतों के जरिए धर्म की राजनीति की सेटिंग चमकाने के लिए हो रहा है। भाषणों में इस वक्त सतर्कता बरती जा रही है मगर पोस्टरों में फर्क साफ दिखने लगा है। आने वाले दिनों में राजनीति को कहां पहुंचाया जाने वाला है, इस पोस्टर में तब और अब का फर्क समझा दिया गया है। बड़ी बड़ी तस्वीरों के सहारे बीजेपी अपनी दावेदारी करने लगी है। यूपी में लगे इन पोस्टरों पर कमल का निशान है। राम मंदिर का मुद्दा भाषणों और पोस्टरों के सहारे यूपी भर में पसरने लगा है। बीजेपी बहुत तेजी से इस दुविधा से बाहर आने लगी है कि विकास अकेला नहीं चल सकता है, उसे मंदिर की जरूरत है। काशी और राम मंदिर को विरासत के सहारे विकास के खांचे में फिट किया जा रहा है। मंदिर को विकास में लाकर विकास से रोजगार को बाहर किया जा रहा है। भाइयों बहनों,
भारत विरासत का देश है और हर हाल में दुनिया की सबसे प्राचीन विरासत को सुरक्षित और संरक्षित करने का दायित्व भी हम सब पर है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरा देश एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण की दिशा में कदम बढ़ाया है और उसी श्रृंखला का हिस्सा है कश्मीर में धारा 370 की समाप्ति होना और अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का। मुख्यमंत्री योगी का यह भाषण 8 नवंबर का है, रामपुर में उन्होंने दिया था। तय करना मुश्किल है कि विरासत की बात योगी जी ने शुरू की या मोदी जी ने, लेकिन यह सवाल उतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री किन स्थलों और स्मारकों को विरासत की परिभाषा में शामिल करते हैं। विरासत की उनकी परिभाषा में हमेशा प्राचीन ही क्यों आता है। काशी में दिया गया प्रधानमंत्री का भाषण ध्यान से पढ़ा जाना चाहिए। इसमें क्योटो का बिल्कुल जिक्र नहीं है। पढ़े जाने से दिखता है कि किसका जिक्र हो रहा है, कैसे जिक्र हो रहा है और किसका जिक्र नहीं हो रहा है। संस्कृत, हिंदी और भोजपुरी के मिश्रण वाले इस भाषण में प्रधानमंत्री जिन विरासतों का जिक्र करते हैं उनकी विविधता एक रंगी लगती है, एक धर्मी और प्राचीन है। बिस्मिल्लाह खां का जिक्र भी है। अरबी के शब्द विरासत की उनकी अवधारणा में ताजमहल, फतेहपुर सिकरी और बड़ा इमामबाड़ा का जिक्र नहीं आता है, क्योंकि उस भाषण में विरासत का मतलब एक कालखंड से लगता है और उस कालखंड का संबंध उस जेम्स मिल से मेल खाता हुआ लगता है जिसने 1817 में द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिखी और भारत के इतिहास को 3 कालखंडों में बांट दिया, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। उसी विभाजन को आज तक अलग अलग रूपों में ढोया जा रहा है, जिसे पेशेवर इतिहासकारों ने कब का कंधे से उतारकर फेंक दिया था। जेम्स मिल हिंदू और मुसलमान को असभ्य और अंधविश्वासी मानता था। उसकी खींची लाइन आज तक भारत की राजनीति में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में झलकती रहती है। भारत के इतिहास को इस नजरिए से देखना ब्रिटिश इतिहासकारों की गुलामी के अलावा और क्या हो सकता है। विरासत के नाम से विरासत के ही एक बड़े हिस्से को बाहर किया जा रहा है। विरासत की पहचान एक धर्म की बनाई जा रही है। विपक्ष अपने मुद्दों को रोजगार और महंगाई के आसपास सीमित रखना चाह रहा है, लेकिन धर्म का मुद्दा उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। रोजगार का कोई सपना नहीं सरकार में। ये केवल धर्म और जातियों में झगड़ा कराते हैं। जैसे ही चुनाव करीब आता है ये अपनी आंखों में धार्मिक चश्मा लगा लेते हैं, लेकिन हमें पता है इस बार एक भोली वाली भावुक जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में नहीं आएगी। जिस तरह से प्रधानमंत्री के काशी कार्यक्रम को 55 कैमरों से दर्शनीय बनाया गया, उसमें कुछ लोगों का दर्शन नहीं होने से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी नाराज हैं। अगर गंगा में स्नान करना प्रधानमंत्री के लिए जरूरी था तो बाकी मुख्यमंत्रियों के लिए क्यों नहीं जरूरी था। राहुल गांधी ने पूछा है कि विरासत के उस स्नान से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को क्यों बाहर रखा गया। हिंदुत्ववादी गंगा में अकेला स्नान करता है। हिंदू करोड़ों लोगों के साथ गंगा में स्नान करता है। एक तरफ सच्चाई, दूसरी तरफ झूठ। एक तरफ प्यार, दूसरी तरफ नफरत। एक तरफ अहिंसा, दूसरी तरफ हिंसा। हिंदुत्ववादी। विपक्ष इन सब तर्कों के सहारे यूपी के चुनावों में जगह बना रही धर्म की राजनीति और उसके नए पुराने मुहावरों को चुनौती देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बीजेपी अपने रास्ते तेजी से बढ़ती जा रही है। यूपी में प्राचीन का मतलब साफ है, बस गोवा में कुछ और हो जाता है। यहां पर प्रधानमंत्री मिलीजुली पहचान की बात करने लगते हैं। काशी के भाषण में मिलीजुली का जिक्र उस तरह से नहीं आता जैसे गोवा में आया है। रोम में प्रधानमंत्री मोदी की पोप फ्रांसिस से मुलाकात हुई। इस मुलाकात के समय ही यह मजाक में कहा जाने लगा
कि कोई चुनावी मकसद रहा होगा, लेकिन गोवा की एक सभा में प्रधानमंत्री ने खुद ही इसका जिक्र कर दिया। क्या वे यही बात काशी से नहीं कह सकते थे? क्या काशी की परंपरा में एक ही कालखंड है या अलग अलग कालखंडों से जुड़ी एक धर्मी परंपरा ही है? पोप से मुलाकात का जिक्र करने वाले प्रधानमंत्री ने तब तो कुछ नहीं कहा जब धर्मांतरण का आरोप लगाकर मध्य प्रदेश के एक स्कूल पर हमला हुआ, तब भी कुछ नहीं कहा जब धर्मांतरण के बहाने ईसाई संस्थाओं को टारगेट किया जाने लगा है। भारत की इस एकता, इसी मिलीजुली पहचान की तारीफ पूरी दुनिया करती है। अभी मैं कुछ समय पहले इटली और वेटिकन सिटी गया था। वहां मुझे पोप फ्रांसिस जी से मुलाकात का अवसर भी मिला। भारत के प्रति उनका भाव भी वैसा ही अभिभूत करने वाला था। मैंने उन्हें भारत आने के लिए आमंत्रित भी किया और मैं आपको जरूर बताना चाहता हूं, जो उन्होंने मेरे निमंत्रण के बाद कहा था, पोप फ्रांसिस ने कहा था, दिस इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट यू हैव गिवन मी। ये भारत की विविधता, हमारी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के प्रति उनका स्नेह है। गोवा के भाषण में भारत की विविधता कुछ और है, काशी के भाषण में भारत की विविधता कुछ और है। क्या वाकई यूपी की जनता बगैर धार्मिक प्रतीकों के विकास के प्रतीकों को नहीं समझ सकती है? उसे अस्पताल के बारे में समझने के लिए राम मंदिर को क्यों समझना पड़ता है? उसे ऑप्टिकल फाइबर को समझने के लिए सोमनाथ मंदिर के सुंदरीकरण को ही क्यों समझना पड़ता है? आज का भारत सिर्फ सोमनाथ मंदिर का सौंदर्यीकरण ही नहीं करता, बल्कि समंदर में हजारों किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर भी बिछा रहा है। आज का भारत सिर्फ बाबा केदारनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार ही नहीं कर रहा, बल्कि अपने दमखम पर अंतरिक्ष में भारतीयों को भेजने की तैयारी में जुटा है। आज का भारत सिर्फ अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर ही नहीं बना रहा, बल्कि देश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज भी बना रहा है। आज का भारत सिर्फ बाबा विश्वनाथ धाम को भव्य रूप ही नहीं दे रहा, बल्कि गरीब के लिए करोड़ों पक्के घर भी बना रहा है। कमाल का मिश्रण है। विकास और विरासत का यह डीजे संगीत नया सा लगता है, मगर है नहीं। प्रधानमंत्री को एक बार राम मंदिर के बिना यूपी के सरकारी अस्पतालों का जिक्र करना चाहिए, नए बनने वालों का नहीं, जो इस वक्त चल रहे हैं उनका, जिनके बारे में हमने प्राइम टाइम में पहले दिखाया था कि कैसे यूपी के कई जिलों में इलाज के लिए डॉक्टर नहीं हैं। कहीं 5 साल से नहीं है, कहीं 10 साल से नहीं है, हार्ट का डॉक्टर नहीं है, कई गंभीर बीमारियों के डॉक्टर नहीं है। सड़क के बन जाने का मतलब अस्पताल का बनना नहीं होता है, सड़क के बन जाने का मतलब कॉलेज का बनना नहीं होता है। लेकिन इन सब का जिक्र जल्दी जल्दी राम मंदिर और केदारनाथ मंदिर के साथ निपटा दिया जाने लगता है, इसलिए रोक कर सवाल पूछना पड़ता है। विकास के तमाम दावों के बाद भी यूपी में गरीबों की संख्या 15 करोड़ है। यह वो संख्या है जिसे यूपी सरकार महीने में 2 बार राशन दे रही है। अब तो तेल, दाल, नमक भी फ्री में दे रही है। विकास के इतने लंबे चौड़े दावों से यह बात साफ नहीं होती कि आबादी का इतना बड़ा हिस्सा इतना गरीब कैसे रह गया। इस योजना के तहत जिस थैले में और जिस पैकेट में चीजें दी जा रही हैं, उन पर प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री योगी की तस्वीर है। ऐसा लगता है कि दाल और नमक कम, फोटो ज्यादा दिया जा रहा है। 24 करोड़ की आबादी वाले यूपी में 15 करोड़ गरीब हैं। क्या यही आत्मनिर्भर वाले विकास का मॉडल है? यूपी में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के करीब 47,000 पद खाली हैं। यह जानकारी केंद्र सरकार ने 22 जुलाई को राज्यसभा में दी थी। स्मृति ईरानी ने ही बताया है कि देश में भयंकर रूप से कुपोषित बच्चे सबसे अधिक यूपी में हैं। देश में भयंकर रूप से कुपोषित बच्चों का 43% उत्तर प्रदेश में है। इस विकास की बात क्यों नहीं होती? क्या ये बच्चे हमारी विरासत नहीं है? आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कुपोषण से लड़ने में बड़ा रोल होता है।
उनकी भी शिकायतें प्रधानमंत्री को सुननी चाहिए। 14 सितंबर को एक आदेश किया गया कि इनका जो है मानदेय के बजाय जो है इनको प्रोत्साहन भत्ते के रूप में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री को 1500 रुपया, मिनी आंगनबाड़ी को 1250 रुपया और सहायिका को 750 रुपया दिया जाएगा। तो ये इन्होंने प्रोत्साहन के रूप में दिया, लेकिन अभी तक इनको मानदेय में बढ़ोतरी का कोई आदेश नहीं हुआ है। प्रदेश की 4.25 लाख आंगनबाड़ी महिलाएं और अभी इसके पहले जो है इनको 62 साल की उम्र में करीब 60-65 हजार आंगनबाड़ी महिलाओं को रिटायर कर दिए हैं बिना उनको कुछ दिए। न उनको कोई ग्रेजुटी का लाभ दिए हैं, न उनको कोई पेंशन का लाभ दिए, जबकि और राज्यों में आंगनबाड़ियों को रिटायर करने पर, हटाने पर उनको ग्रेजुटी और पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश की 4.25 लाख आंगनबाड़ी महिलाओं में बहुत ही आक्रोश और असंतोष फैला हुआ है। विरासत के नाम पर जिस तरह से धार्मिक स्थलों को राजनीति के केंद्र में लाया जा रहा है, उस पर ठीक से बात नहीं हो रही है। काशी कॉरिडोर के निर्माण के दौरान जिन स्थलों को तोड़ा गया, उनका विस्थापन हुआ, उनका इतिहास क्या था, उनकी विरासत क्या थी, इस पर बात नहीं हुई। उनके संरक्षण की बात हो रही है, लेकिन जिन सैकड़ों इमारतों को तोड़ा गया, क्या वे सभी कहीं बचाकर रखे गए हैं, इसका जवाब किसी के पास नहीं। कुछ लोगों ने इसे लेकर आवाज उठाई थी, मगर वो आवाज अब दफन हो गई है। कोई नहीं जान सकता कि जिन गलियों को तोड़ा गया, उससे बनारस कितना अधूरा रह गया। हमारे सहयोगी अजय सिंह ने बताया कि बीजेपी के कार्यकर्ता विश्वनाथ धाम का प्रसाद घर घर पहुंचा रहे हैं। मंदिर के प्रसाद के साथ साथ कॉरिडोर के विस्तारीकरण की पुस्तिका भी लोगों को बांटी जा रही है। यह वीडियो अजय सिंह की ही पुरानी रिपोर्ट का हिस्सा है, जो हमने आपको प्राइम टाइम में दिखाई थी। 8 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री मोदी ने इसे लॉन्च किया था। इस योजना को अजय सिंह ने अपने लेख में लिखा है कि विशेश्वर पहाड़ी के इलाके में बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर बना है। इस कॉरिडोर को बनाने के लिए तकरीबन 400 मकान, 127 से ज्यादा मंदिर, देवालय तोड़ दिए गए और विस्थापित किए गए, जिनमें त्रिसंधेश्वर विनायक, करुणेश्वर राय मंदिर, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा स्थापित आदि संकट मोचन मंदिर, इंद्रेश्वर महादेव, चिंतामणि शिवजी, स्वर्ग द्वारेश्वर महादेव, जौ विनायक, दुर्मुख विनायक, प्रमोद विनायक, नीलकंठ महादेव सहित 2 दर्जन से ज्यादा मंदिर काशी खंडोक्त प्रमुख मंदिर आते थे, जिन्हें विस्थापित होना पड़ा। ये मंदिर यहां के भवनों के अंदर स्थित थे, जैसे संकट मोचन मंदिर भवन संख्या CK 34/06 में स्थित था। आज इन मंदिरों की जगह पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग, जिनमें म्यूजियम, वाराणसी गैलरी, मुमुक्षु भवन, जलपान गृह, स्पिरिचुअल बुक शॉप, वैदिक सेंटर जैसी 24 बड़ी बिल्डिंगें तामील हो गई हैं और सकरी गलियों की जगह बड़ा सा अहाता तैयार कर दिया गया है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि उन सर्पीली सकरी गलियों के धक्के से लोगों को मुक्ति मिल गई। पर क्या वाकई ऐसा था? क्योंकि ये गलियां सकरी जरूर थीं, लेकिन इनका दिल बहुत बड़ा था। इस क्षेत्र की भूल भुलैया वाली गलियों के साथ मुगल स्थापत्य कला से लेकर 500-600 साल पहले बंद हो चुके दुर्लभ अर्घे के डिजाइन वाले शिव मंदिर भी इतिहास के पन्ने में दफन हो गए। ये अजय सिंह ने लिखा है। काशी में गलियों का अब भी पूरा बहुत बड़ा संसार है। गोदौलिया से लेकर मैदागिन तक के पक्के महाल में अभी भी बहुत सारी गलियां हैं। यही नहीं, गोदौलिया से लेकर 80 तक के गंगा के किनारे से की जो इलाके हैं, वहाँ भी गलियों का अपना एक संसार है। वहाँ भी गलियों अलग अलग तरीके के मोहल्ले हैं, जिनमें अपने तरीके से अलग अलग तरीके के अपने इतिहास है। लेकिन सरस्वती फाटक और लाहौरी टोला के इलाके के बीच की जो गलियां थी, वो सबसे ज़्यादा मंदिर वाले इलाके की गलियां थी और इसमें जो मकान थे उनके अपने इतिहास थे। इसी गली के एक मकान में पंडित निस्मामेश्वर मिश्र का भी मकान था, जो हिंदी शॉर्ट हैंड के जनक माने जाते थे। कहा जाता है कि यहीं पर देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री रहकर पढ़े थे और वो यहाँ आते रहते थे। इसी जगह पर सरस्वती फाटक के नाम से जो जगह प्रसिद्ध थी, वहाँ पर सरस्वती देवी की प्रतिमा खुद शंकराचार्य जी ने स्थापित की थी। यहीं पर एक मकान था जहाँ संस्कृत सीखने के लिए दारा शिकोह जब बनारस आया था, तो वो इसी मकान में रह करके उन्होंने दारा शिकोह संस्कृत भी सीखा था।
इसके अलावा इस जो इलाका है यहाँ पर देवकी नंदन खत्री की भी एक हवेली थी, जिसमें देवकी नंदन खत्री ने चंद्रकांता संतति नामक उपन्यास लिखा था और उनके भाई ने भूतनाथ नामक उपन्यास लिखा था, जो हिंदी जगत में काफ़ी चर्चित थी। यहीं पर जो है वो गंगा के किनारे गोयनका लाइब्रेरी थी, जिसमें संस्कृत के बहुत सारे ऐसे दुर्लभ पुस्तकें थीं जिसको पढ़ने के लिए संस्कृत में रुचि रखने वाले इन इलाकों में आते थे और यहाँ संस्कृत सीखते थे। इस तरीके से इस इलाके के जो इलाका है, जो कॉरिडोर का जो इलाका था, इस इलाके के जो भवन थे, इनके अपने इतिहास थे। जो विस्थापित हुआ है और जिसे तोड़ा गया है उसकी सूची बहुत लंबी है। हमने तो कुछ का ही नाम लिया, लेकिन एक प्राचीन शहर काशी का इतना बड़ा हिस्सा टूटा, क्या आपने उसके ऐतिहासिक महत्व को लेकर कहीं गंभीर चर्चा देखी? अव्वल तो संसद में होनी चाहिए थी। बेशक कुछ जगहों पर गंभीर लेख छपे हैं, मगर क्या यह अफसोस की बात नहीं कि काशी कॉरिडोर को धर्म की राजनीति के हवाले कर दिया गया और चुप्पी साध ली गई। विरासत पर चर्चा ही नहीं हुई। हम नहीं जानते कि विश्वनाथ धाम कॉरिडोर में जो तोड़ा गया, जिसे विस्थापित किया गया, उसमें विरासत का कितना लंबा इतिहास था। काशी कॉरिडोर के लोकार्पण के बाद यूपी के 32 मेयरों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने ठीक वही कहा जो सवाल हम उठा रहे हैं। इस भाषण में वे बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि इतिहास को बचाए रखते हुए भी विकास हो सकता है। लेकिन क्या काशी कॉरिडोर में ऐसा हुआ? हमें कायाकल्प की जरूरत है। पुराना सब तोड़ना, फोड़ना, खत्म करना, यह हमारा रास्ता नहीं है। लेकिन पुराना जो कुछ भी है उसको संवारते हुए आधुनिकता की तरफ हम कैसे जाएं, आधुनिक युग की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम कैसे आगे बढ़ें, यह हम लोगों का प्रयास रहना चाहिए। दुनिया भर के देशों में पुराने शहरों को किस सावधानी के साथ बचाकर रखा गया है ताकि इतिहास आज भी जस का तस लगे। उन शहरों में कुछ भी पुराना टूटता है तो सारा शहर सड़क पर आ जाता है, बहस शुरू हो जाती है। यही कारण है कि उनके पुराने स्वरूप को देखने के लिए आज भी दुनिया भर के लोग जाते हैं। यह दीवार इटली के फेरारा शहर की है। 1600 में इस दीवार का संरक्षण किया गया, आज भी इसका वजूद है। तब से लेकर आज तक इसी तरह है। इसके भीतर पुराना शहर उसी शक्ल में बसा हुआ है। यहां 1800 के आसपास की स्ट्रीट लाइट अब भी है। बिना सरकार की इजाजत के लोग अपने घरों में काम नहीं करा सकते। यह नियम इसलिए है ताकि शहर की इमारतों के पुराने स्वरूप से कोई छेड़छाड़ ना हो। समय समय पर चेकिंग होती है कि पुराने स्वरूप में कोई बदलाव तो नहीं कर रहा। हमें यह वीडियो आकांक्षा से मिला है। आकांक्षा ने बताया कि इस शहर में ऊंची इमारतें नहीं बन सकती, बनेंगी तो पुराना शहर खो जाएगा। विश्व युद्ध के समय की इमारतें भी यहां जस की तस हैं। जो इमारतें रहने लायक नहीं, उन्हें दुकानों में बदल दिया गया ताकि इमारत का इस्तेमाल हो। पत्थरों से बने पुराने रास्तों को बचाकर रखा गया है और काशी में मॉल की तरह के विकास के लिए न जाने इस तरह की कितनी ही प्राचीन इमारतें तोड़ दी गईं, किसी ने परवाह तक नहीं की। विकास की राजनीति को विरासत का सहारा चाहिए और विरासत है कि बेसहारा अपने विकास के लिए राजनेता ढूंढ रहा है जो उसके महत्व को केवल धर्म के नजरिए से ना समझे, जनता के बीच उसकी ऐतिहासिकता को ठीक ठीक रख दे। आप भी कितना समझेंगे? आप ब्रेक ले लीजिए। केंद्र सरकार देश में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले परिवारों को घर में पानी की सुविधा 2024 तक देना चाहती है। इस उद्देश्य से देश में अगस्त 2019 से जल जीवन मिशन शुरू हुआ है। आंकड़े कहते हैं मध्य प्रदेश में 36.5% ग्रामीण आबादी को नल से जल मिलने लगा है। अनुराग द्वारी की रिपोर्ट कुछ और कहती है। प्रधानमंत्री जी के दो महत्वपूर्ण विजन है। एक है हर घर जल और दूसरा है आत्मनिर्भर भारत। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री प्रहलाद पटेल ने भोपाल में बताया कि जल जीवन मिशन के तहत मध्य प्रदेश में 2024 तक कुल 1,22 लाख घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराए जाने हैं। 17 दिसंबर 2021 तक प्रदेश में 44,64,000
यानी लगभग 36.5% परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध करा दिए गए हैं। अब एक तस्वीर 6 नवंबर की है, जहां मुख्यमंत्री अपने पैतृक गांव जैत में पेयजल कनेक्शन में गड़बड़ी को लेकर बिफर गए। जल निगम से कर क्या रहा है, मेरे क्षेत्र में पानी नहीं जा रहा, जैत में पानी सब जगह नहीं गया। ये कौन का काम? मेरा काम है। एक साथ आवेदन दे रहा हूं और 15 दिन के बाद मैं पूछूंगा, अगर एक जगह भी शिकायत आ गई तो तुम नहीं रहोगे। ये कोई तरीका थोड़ी होता है। एक टोटी में देखूंगा, ये मुख्यमंत्री का काम है। पानी में टोटी आ रहा है कि नहीं आ रहा टोटी में पानी। केंद्रीय मंत्री के आंकड़े बना मुख्यमंत्री की हकीकत के बीच कुछ तस्वीरें हमने भी ढूंढी। हमारे साथी नावेद विदिशा के गुलाबगंज पहुंचे तो वहां आधे अधूरे पाइप, हैंडपंप से पानी भरते बच्चों की तस्वीरें दिखी। खाली टंकी और लोगों से नल जल योजना की हकीकत भी उन्होंने पूछ ली। कभी पानी नहीं आया नल योजना में, टैंकर से मूल खरीदती है। कई मंत्री संतरी आए, सबसे अर्जी लगाई, सब आते कह के चले जाते कि साहब हाँ अगली पंचवार्षिक में तुम्हें पानी कर देंगे, इस साल पानी कर देंगे, दूसरी लाइन बिछवा देंगे बर्दी घाट से, मगर कुछ नहीं हुआ अभी तक। पानी कभी आता ही नहीं है, लेकिन पाइप डल जाते हैं हर साल चुनाव के टाइम। बस नल जल योजना 2 साल से पानी नहीं दिया, टंकी खाली है, यहाँ गंदगी मची रहती है, पूरे मच्छर। हम देख रहे हैं ये पानी की टंकी भी तो बनी है, तो खाली रही है सर, 2 साल से नल ही नहीं दी है। अच्छा, तो मुख्यमंत्री नल जल योजना नहीं पहुंची गाँव? नहीं, सब बंद है, 2 से पैसा। ये पाइप जो डले हुए हैं दिखाने के लिए। पानी हम तुझे आधी रात के भरते हेडपम्प से, 3 बजे रात के। पानी नहीं मिल रहा, गर्मी में मोल खरीदते हैं 2 रुपए कैन। प्रदेश सरकार नल जल योजना के घर घर पानी पहुंचाने के भले ही लाभ दावे करे, पर यह हकीकत विदिशा जिले के गुलाबगंज की है, जहां पाइपलाइन डले 2 साल तो हो गए, लेकिन आज भी पानी को गांव वाले तरस रहे हैं। यही जमीनी हकीकत है। आंकड़े कहते हैं लगभग 45 लाख घरों को नल का पानी मिलने लगा है, लेकिन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने नल तो लगा दिए हैं, लेकिन उनसे जल नहीं पहुंचता। जल जीवन मिशन का पोर्टल कहता है कि भोपाल की 4 पंचायतों में नल से जल पहुंच रहा है। बैरसिया की भैंसौदा पंचायत को फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन में रखा गया है, यानी हर घर में नल और पीने का पानी। लेकिन गांव वाले कहते हैं 3 महीने तक उन्हें नल से पानी मिला, लेकिन उसके बाद नल सूखे ही पड़े रहे। लोग कैमरे पर आने से डर रहे थे, लेकिन सारी बातें विस्तार से बताई। इधर रोड के प्लाट के देने हम तो लगा गए, इधर बाढ़ हो गए, खजूरिया नरेला, और पानी कहीं से कहीं नहीं जा रहा है। अब पानी हो तो मान लो काम है, इसका काम तो बताओ। फालतू के नल ही लगाए भैया, पर काम है आदमी कभी भी चला ही नहीं रहा नाला ने। पंचायत भवन के परिसर में ही बनी आंगनबाड़ी में नल बंद पड़े हुए हैं, बच्चे हैंडपंप से पानी पी रहे हैं। जल जीवन मिशन शुरू होने से पहले मध्य प्रदेश के 13,23,000 घरों में नल कनेक्शन थे। जल जीवन मिशन में अब तक टारगेट 64.59% काम करने का था, यानी अब तक करीब 79 लाख घरों तक पानी पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन सरकारी किताबों में पहुंचा है 44,64,000, यानी लगभग 36.5% घरों में। सरकार देरी की बात मानती है। पहली वजह कांग्रेस, दूसरी कोरोना को बताती है। कांग्रेस का आरोप है कि सब कुछ किताबी है। तो उस समय मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। अगर उस समय कांग्रेस की सरकार इस पर तुरंत एक्शन लेती, जैसे कि माननीय हमारे सीएम साहब शिवराज सिंह जी ने ली, तो 1 साल उन्होंने इस योजना में डिले किया, तो 1 साल का वो हमारा नुकसान। हमने जो लक्ष्य सोचा था कि हम 2023 तक इसको पूरा कर लें, लेकिन उसमें बीच में कोरोना जैसी महामारी आ गई। अगर कहीं से हमसे शिकायत आती है तो हम उस पर तुरंत एक्शन लेते हैं और हम तुरंत उसकी जांच करें, उसी दिन हम उसकी रिपोर्ट मांगते हैं। इसमें कहीं ना कहीं विभाग का और सरकार का फेलियर है, क्योंकि इतने करोड़ों अरबों रुपए खर्च होने के बाद भी अगर नल जल योजना से या नगर निगम की योजना से, नगर पालिका या गांव की पंचायत, अगर पानी नहीं मिलता आज इतने सालों के बाद, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो ये कागजी कार्रवाई, सब कागजी कार्रवाइयाँ ज़्यादा होती है, और जो फील्ड में जल पहुंच जाए वो पता नहीं क्यों, टेक्निकल फॉल्ट है या क्या है, ये फेलियर पे फेलियर हो रहा है। केंद्र सरकार की योजना है कि साल 2024 तक हर ग्रामीण घर में नल से जल पहुंचे, लेकिन जो केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों की रैंकिंग है उसमें मध्य प्रदेश इस मामले में 24वें नंबर पर है। ऐसे में क्या 2024 तक हर घर में नल से जल पहुंचेगा? ये अपने आप में बड़ा सवाल तो है ही, लेकिन कई ऐसे गांव भी हैं जहां
फाइलों में तो नल से पानी पहुंच गया है, लेकिन हकीकत में वहां के नल सूखे ही पड़े हुए हैं। भोपाल में कैमरा पर्सन रिजवान खान और नावेद के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।